हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल डेडिकेटेड। आज हम लोग जेईई मेंस 2023 के केमिस्ट्री पेपर का सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट आप लोग देखे थे, आप लोग को सॉल्यूशन करने का तरीका बताया गया। सेकेंड पार्ट को अब हम लोग सॉल्व करके देखेंगे किस तरह का क्वेश्चन आया है, कैसे अटेम्प्ट करना है इसको। तो ज़रा बोर्ड पर आप ध्यान दीजिए, आपके पास क्वेश्चन जो है किस तरह से रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं कि कुछ रिएक्शन दिया हुआ है कि फॉलोइंग रिएक्शंस आर गिवन, ए बी सी डी दिया हुआ है डाटा। कर हाउ मेनी ऑफ द अबोव रिएक्शंस आर नॉन स्पॉन्टेनियस अंडर गिवन कंडीशन। ये 11th क्लास का थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जानने के लिए एक फार्मूला आप लोग को दिमाग में याद होगा कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन देखिए है, ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। ये इक्वेशन था कि डेल्टा H इजकल टू डेल्टा G इजकल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये इक्वेशन दिया हुआ है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ वैज्ञानिक दिए हैं, जिसमें गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज के बीच रिलेशन दिखाया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि नॉन स्पॉन्टेनियस कौन होगा, कौन कौन हो सकता है कि एक चॉइस सही हो, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो चारों को आपको चेक करके आंसर लाना है यहाँ पर। तो स्पॉन्टेनियस का कंडीशन होता है कि डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए। नॉन स्पॉन्टेनियस पूछ रहा है, इसका मतलब डेल्टा जी को पॉजिटिव आना चाहिए। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि इफ डेल्टा जी पॉजिटिव then the process will be non-spontaneous। यानी प्रोसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो जरा आप चॉइस देखते चलिए। पहला चॉइस कह रहा है कि डेल्टा एन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यूनिट से पकड़ लेंगे हम लोग, किलो जूल पर मोल दिया हुआ है, यानी इंथैल्पी चेंज है वो। डेल्टा एच के जगह पर डेल्टा एन लिखा हुआ है, यूनिट से पकड़ा जाएगा वो। तो डेल्टा एच का वैल्यू देखिए, हम लोग मान लो कि अगर यहाँ से निगेटिव रखते हैं और डेल्टा एस पॉजिटिव रखते हैं तो माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यानी कि डेल्टा जी निगेटिव ही आएगा फर्स्ट चॉइस से। अगर निगेटिव आ गया तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, यानी कि पहला चॉइस तो गलत हो गया। पहला चॉइस को हम लोग बिना सॉल्व किए पकड़ रहे हैं, केवल साइन देख करके कि अगर डेल्टा एच का वैल्यू यहाँ पर निगेटिव रख लें और डेल्टा एस पॉजिटिव रखें तो डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव आएगा और हमको आना चाहिए पॉजिटिव, इसीलिए पहला चॉइस आपका गलत हो गया। अब सेकेंड देखिए, डेल्टा एच पॉजिटिव दिया हुआ है यहाँ और डेल्टा एस निगेटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव निगेटिव रखिएगा तो निगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, यानी टोटल वैल्यू पॉजिटिव आ जा रहा है। अब पॉजिटिव ही लाना है हमको, तो दूसरा सही हो सकता है, लेकिन और भी तो चेक करना है। एक तो पता चल गया कि दूसरा सही हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए। तीसरा चॉइस को अगर देखिए तो डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, तो अगर ये पॉजिटिव वैल्यू लेंगे यहाँ और इसको पॉजिटिव, तो ये प्लस आ जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस है और बहुत बड़ा वैल्यू दिया हुआ है डेल्टा एस का, इसका मतलब है कि निगेटिव ज़्यादा आएगा। सॉल्व करेंगे तो माइनस आ जाएगा डेल्टा जी का वैल्यू। अगर माइनस आ जाएगा तो हमारा आंसर नहीं पकड़ा रहा है, वो प्लस आना चाहिए, तो इस हिसाब से सी गलत हो गया। अब ज़रा डी देख लीजिए, डेल्टा एच निगेटिव अगर यहाँ रखते हैं, डेल्टा एस को निगेटिव रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस, और बहुत बड़ा वैल्यू है, इसका मतलब प्लस ज़्यादा है माइनस कम है, तो प्लस वैल्यू आ जा रहा है यहाँ भी।
यानी कि डी भी हो सकता है। इसको थोड़ा चेक करके देख लीजिए बढ़िया से कि डेल्टा एच के जगह पर अगर हम लोग वैल्यू बैठा दें कि -30 किलो है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 30,000 जूल हो गया। माइनस टी को छोड़ दे रहे हैं, टी ही, लेकिन टी का वैल्यू दिया हुआ है 300 तो 300 रख सकते हैं इसका वैल्यू यहाँ पर। 300 इंटू -1500, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो डेल्टा जी का वैल्यू आएगा यहाँ से -30,000, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 45 पर हो गया 40। अब जरा देखिए यहाँ पर 45 पर 40 है, 30 पर 3 0 है, यानी कि इसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। तो हमारा डी भी सही हो गया। तो बी और डी दो आंसर आपका ये सही होगा इसमें, क्योंकि बी में भी देख लिए थे कि पॉजिटिव आ रहा है, साइन से ही पकड़ा गया था। डी में हमको साइन से पता नहीं चल पा रहा था, डाटा देखकर, इसलिए सॉल्व किए इसको। तो दो चॉइस इसका सही है, ए बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। कहता है द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरासिल। यूरासिल कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ होता तो बहुत टफ हो जाता क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग को याद होगा नहीं यूरासिल का स्ट्रक्चर। लेकिन क्वेश्चन में देखिए यूरासिल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और नाइट्रोजन का परसेंटेज पूछ रहा है। तो एक मॉलिक्यूल में कोई एटम का अगर परसेंटेज पूछेगा तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले कंपाउंड का हम लोग वेट निकालते हैं। देखिए मॉलिक्यूलर वेट पहले निकाल लीजिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरासिल। तो यूरासिल कंपाउंड में काउंट कीजिए, देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का हो गया 4 × 12। 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन का हो गया 16 × 2 = 32। 2 नाइट्रोजन है तो 14 × 2 = 28। अब हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर एक दिख रहा है, लेकिन यहाँ वाला नहीं दिया हुआ है। तो अपने से सोचना है 4 बॉन्ड होना चाहिए था कार्बन का, मतलब एक हाइड्रोजन है तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गया, तो 4 यहाँ ऐड कर दीजिए। तो टोटल कितना वेट आ गया? तो 48 + 32 + 28 + 4, इसको ऐड कर लीजिए। 8 2 10 12, 1 3 6 4 10 11, 112 ग्राम देखिए आ जा रहा है यूरासिल का मॉलिक्यूलर वेट। तो 112 ग्राम यूरासिल में नाइट्रोजन का परसेंटेज पूछा है, तो नाइट्रोजन का भी वेट चाहिए हमको, वेट ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन देखिए 2 जगह है, एक नाइट्रोजन का 14, 2 नाइट्रोजन का हो गया 28 ग्राम, यानी 112 ग्राम यूरासिल में दिया हुआ है 28 ग्राम नाइट्रोजन। अब परसेंटेज आराम से निकाल सकते हैं इसका, हैंस परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ मॉलिक्यूल इंटू 100। इसी को सॉल्व करना है। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ हो जाएगा 14 2 से अगर कट कर रहे हैं तो 25% आ रहा है। तो चॉइस में अगर देखिए इसका चॉइस दिया हुआ है, चॉइस नहीं दिया हुआ निकालना था आपका, तो सीधा आंसर आ गया 25%। इसको सॉल्व करके लिखना था 25% जो है सो नाइट्रोजन का परसेंटेज हो जाएगा यूरासिल में। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूल का वेट कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद जिस आइटम का निकालना उसका वेट देखेंगे, तो गिव है उसका वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100 कर दीजिए, परसेंटेज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर पी ब्लॉक का क्वेश्चन है और रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहा है। इसका मतलब
11th का भी मिक्स कर दिया गया, एसिड ऑक्सीडेशन रिडक्शन, चैप्टर 8 का कंसेप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड कैन रिड्यूस सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को इसमें से कौन रिड्यूस करेगा? तो रिड्यूस वही करेगा जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिडक्शन कराने के लिए हमको चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो भी ऑक्सी एसिड देखिए दिया हुआ है फास्फोरस का, उसमें हम लोग पता करेंगे कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये कैसे पहचानते हैं? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानने के लिए ऑक्सी एसिड में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम होना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा इफ सेंट्रल एटम हैज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। और रिड्यूसिंग एजेंट तब कौन होगा? जिसका मैक्सिमम ना हो। इफ central atom has no maximum oxidation number। अगर मैक्सिमम नहीं है तभी उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको पहचानना है कि जो चॉइस दिया हुआ है इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिडक्शन कराना है, क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि रिडक्शन कराइए सिल्वर नाइट्रेट का, तो हमको खोजना है रिड्यूसिंग एजेंट। तो पहला में देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखिए ए का HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड दिया हुआ है। तो हाइड्रोजन पर तो चार्ज हो जाएगा +1, 3 ऑक्सीजन पर हो गया -6, तो फॉस्फोरस पर बच गया +5। तो +5 मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया ये। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमको नहीं खोजना है, हमको रिड्यूसिंग एजेंट खोजना है। ये गलत हो गया। बी चेक कीजिए H4P2O7, यहाँ हो गया +4 -14, तो यहाँ आ जा रहा +10, एक फास्फोरस का हो गया +5। ये भी मैक्सिमम में है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तीसरा चेक कीजिए H4P2O5, तो +4 -10 +6, एक का हो जा रहा +3। ये +3 जो है 5 से कम हो गया, यानी मैक्सिमम में नहीं है। अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है तो 3 से 5 की ओर ही जा सकता है, यानी यही आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वही रिडक्शन कराएगा, यानी सी सही हो गया। अब जरा डी को भी देख लीजिए H3PO4, यहाँ पर अगर चेक करते हैं तो +3 -8 +5 बच रहा है फास्फोरस पर, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से चॉइस को जब कट की है तो एक बच रहा था कि केवल रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास है H4P2O5, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी ऑक्सी एसिड का आपको दिखाई दे तो सबसे पहला काम करना है कि सेंट्रल जो एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर देख लीजिए। जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब मैक्सिमम नहीं होगा तो निश्चित है कि रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। वो रिडक्शन कराना था इसलिए हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट खोज लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है कि करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ। एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो सकता है? तो ज़रा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कीजिए, कैसे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। तो यहाँ देखिए अमोनिया एमीन ग्रुप लगा हुआ है, जहाँ पर नाइट्रोजन के पास इस तरह से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है,
तो लोन पेयर, बाउंड पेयर, लोन पेयर, बाउंड पेयर, लोन पेयर, बाउंड पेयर, लोन पेयर, बाउंड पेयर, इस तरह से माने कंजुगेशन में हमको देख लिया कि कंजुगेटेड सिस्टम दिया हुआ है, कंजुगेटेड सिस्टम मौजूद है यहाँ पर। तो रेजोनेंस वहीं होता है जिस मॉलिक्यूल में कंजुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट हो, मतलब सिंगल बाउंड डबल बाउंड, सिंगल बाउंड डबल बाउंड ऐसा होना चाहिए, या लोन पेयर सिंगल बाउंड डबल बाउंड होना चाहिए, या निगेटिव चार्ज, मतलब कहीं भी ऐसा कंडीशन हो कि एक लोन पेयर मतलब एक बाउंड के बराबर ही होता है। तो लोन पेयर सिंगल बाउंड था, फिर डबल बाउंड सिंगल, डबल सिंगल, डबल, फिर लोन पेयर, कंजुगेशन सिस्टम है, यानी कि इसमें रेजोनेंस होगा। अब जब रेजोनेंस होगा तब कैसे हो सकता है भाई? तो देखिए यहाँ पर पहला जो कंडीशन दिया है, यहाँ प्लस चार्ज लगाया है, इसका मतलब ये पाई बॉन्ड को तोड़ा होगा। इस बॉन्ड को तोड़ करके मान लीजिए यहाँ ले गए तो यहाँ प्लस हो जाएगा चार्ज, यहाँ नया बॉन्ड बन गया। ये फिर टूट करके यहाँ आया होगा तो यहाँ निगेटिव चार्ज दिया हुआ है। दूसरा चॉइस को देखिए, यहाँ पर निगेटिव दे दिया, यहाँ निगेटिव कैसे आएगा? तो जब बॉन्ड को इधर से तोड़ा होगा तो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। देखिए तीन स्ट्रक्चर बना हुआ है आपके पास, स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना है। तो रेजोनेंस में जब स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम लोग चेक करते हैं तो क्या क्या चीज़ ध्यान देते हैं? स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? तो सबसे पहला देखिए कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके पास निगेटिव चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव रहेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होगा उसके पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, निगेटिव होगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो एक कंडीशन आपको दिमाग में रखना है। क्या क्या रख सकते हैं? देखिए, फॉर स्टेबिलिटी नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव atom and positive charge on electropositive एटम। एक कंडीशन होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, अगर इसका उल्टा हो गया तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो चॉइस को अगर बढ़िया से देखिए तो पहला, दूसरा, तीसरा में, थर्ड में देख रहे हैं कि ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज दिया हुआ है। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उस पर नेगेटिव होता तो स्टेबल हो जाता, पॉजिटिव है इसलिए स्टेबल नहीं हो सकता है वो। तो सबसे कम स्टेबल तो सी नज़र आ रहा है आपका, यहाँ से देख रहे हैं तो सी जो है सबसे कम स्टेबल है। अब चॉइस में देखिए कि थर्ड तो ऐसे ही गलत दिख रहा है क्योंकि थर्ड में सबसे ज़्यादा स्टेबल कर दिया सी को, जबकि सी सबसे अनस्टेबल होना चाहिए। तो सबसे अनस्टेबल होना चाहिए तो सबसे लास्ट में जाना चाहिए था सी को, तो उस हिसाब से डी भी गलत हो गया। अब हमारे पास दो बच गया, देखिए ए बी, तो ए और बी में ही चेक करना है, सी तो लास्ट में है, दोनों में दिया हुआ है। अब ए और बी को चेक करेंगे, जरा ए और बी का स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। अब तो ए में देखिए लोन पेयर जहाँ पर दिया हुआ है, अमोनिया के पास देखिए लोन पेयर है, वो पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन दे सकता है। लेकिन बी में जो है, इसका जो लोन पेयर देख रहे हैं यहाँ पर नाइट्रोजन के पास, इसका लोन पेयर, इसका इलेक्ट्रॉन, दोनों में देखिए रिपल्सन होने लगेगा। और रिपल्सन जब होगा, अगल बगल है नेगेटिव चार्ज, जब रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी घटा देगा। इसका मतलब ए से कम स्टेबल हो जा रहा है बी, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया आपका ए, इसके बाद बी, इसके बाद सी। तो ए चॉइस आपका मिल रहा है यहाँ से ए हमारा सही हो जाएगा आंसर, क्योंकि बी गलत हो जा रहा है रिपल्सन के चलते। तो इस तरह से स्टेबिलिटी हम लोग डिसाइड कर लिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। एक कंडीशन आप लोग याद रखिएगा, जब भी स्टेबिलिटी का क्वेश्चन पूछेगा तो पहला काम करना कि उसमें देखना है कंजुगेटेड सिस्टम है कि नहीं।
अगर कंजुगेटेड सिस्टम में भी न्यूट्रल रहेगा तो ज़्यादा स्टेबल होता है वो। चार्ज रहेगा तो देखेंगे कि चार्ज कहाँ पर मौजूद है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास नेगेटिव होना चाहिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव के पास पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक का ही है। एक दिया हुआ है फेनॉल और उसका डेरिवेटिव का क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। बेंजीन रिंग में देखिए OH ग्रुप लगाया हुआ है और CH2OH लगा हुआ है। HBr के साथ रिएक्शन किया तो पूछ रहा है कि मेजर प्रोडक्ट P क्या बनेगा। इसी तरह से नीचे दिया हुआ है कि फेनॉल में लगाया हुआ है मेथॉक्सी ग्रुप, HBr के साथ रिएक्शन कराया तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। दोनों में ही मेजर प्रोडक्ट निकालना है। HBr दिया हुआ है तो देखिए बेंजीन रिंग के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं HBr का, अगर इसको हिट कर दिया जाए यहाँ से, HBr डाल करके हिट कर दीजिए तो रिंग से बाहर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएगा। HBr जो है हीट करने के बाद फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से कराएगा रिएक्शन और रिंग से बाहर होगा। तो रिंग से बाहर देख रहे हैं कि यहाँ पर CH2 है तो इस OH ग्रुप को जो है H हटा देगा H2O और Br वहाँ पर जुड़ जाएगा, यानी इसका प्रोडक्ट होना चाहिए कि बेंजीन रिंग रहेगा ही है, फेनॉल ग्रुप भी होगा, यहाँ से रिप्लेस कर देगा OH को तो ब्रोमीन यहाँ पर आ गया, ये प्रोडक्ट होना चाहिए। अब नेक्स्ट में देखिए HBr जो दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन में, यहाँ पर मेथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, मतलब ईथर है। तो ईथर जो है ईथर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है HBr के साथ। यहाँ से ब्रोमीन जो है CH3 को हटाएगा, H आकर के यहाँ जुड़ जाएगा। तो इसका जो आंसर आना चाहिए ये देखिए इस तरह से आएगा। यहाँ पर O था, H आ गया फेनॉल ग्रुप और ये हो गया CH3Br। तो हमको मेजर प्रोडक्ट पूछा था, दोनों का ए होना चाहिए आंसर। ईथर का रिएक्शन कराया HBr से तो वहाँ पर SN2 मैकेनिज्म से जो रिएक्शन होता है SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। यहाँ से ब्रोमाइड आयन जैसे ब्रेक करेंगे Br माइनस मिथाइल के साथ रिप्लेस हो गया, H जा कर के O के पास जुड़ जाएगा। तो ईथर में आप पढ़े हैं इस चीज़ को, HI के साथ रिएक्शन पढ़े थे वहाँ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएगा SN2 मैकेनिज्म से। तो इस तरह से आप देख लीजिए आराम से प्रोडक्ट बन गया। तो अब यहाँ पर चॉइस दिया हुआ है, इस हिसाब से अगर चुन लीजिए तो कौन सा चॉइस आपको मिल रहा है। तो देखिए B नंबर जो है आपका सही दिख रहा है इसमें, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी ऑर्गेनिक का ही क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन देखिए दिया हुआ है, इसका प्रोडक्ट पूछ रहा है कि क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन को पहले पकड़िए इसको, किस टाइप का जो है सो रिएजेंट है, किस टाइप का सबस्ट्रेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देख लिए कि HBr के साथ हिट कर रहा है। तो जैसे ही देख लिए कि HBr के साथ भाई हिट कर दिया, तो हिट किया है HBr के साथ तो बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। डबल बॉन्ड भी दिया हुआ है, तो इसको हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये प्रोडक्ट बना सकता है। तो HBr को तोड़ लीजिए, H प्लस Br माइनस में ब्रेक कर गया रिएजेंट। अब यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड के पास जो है सो ये ब्रोमीन को हमको जोड़ना है। तो किस मेथड से जुटेगा ये,
अगर पेरोक्साइड दिया होता तो एंटी मार्कोवनिकोव से जोड़ते। पेरोक्साइड दिया हुआ नहीं है, मार्कोवनिकोव्स रूल यूज करेंगे। तो मार्कोवनिकोव्स कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहाँ जुटेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर तो 4 बॉन्ड बना हुआ है, कोई हाइड्रोजन नहीं है इस कार्बन के पास, कोई हाइड्रोजन नहीं है। जबकि इस कार्बन के पास देखिए 1 2 3 4, यहाँ भी तो कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो कहाँ प्रेफर कीजिएगा जोड़ना? तो अब देखिए, इधर से मिथाइल ग्रुप है, इधर से मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन जब देगा तो पाई बॉन्ड देखिए इस तरह से ऐसे शिफ्ट कर जाएगा यहाँ से। तो हमारे पास पहला स्टेप में कैसे आना चाहिए, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जा रहा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। तो नेगेटिव के पास तो आकर के जुड़ जाएगा H+ और पॉजिटिव के पास आ जाएगा ब्रोमीन। तो हमारे पास देखिए इस तरह का कुछ कंडीशन दिखाई देगा। कि ब्रोमीन आ गया देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर हाइड्रोजन जुट गया। तो अब यही सब आपका देखिए चॉइस पकड़ना है कि कौन सा हो सकता है। तो कोई चॉइस ऐसा नज़र आ रहा है तो आपको लग रहा है कि बी में मिल रहा है, लेकिन अभी भी सावधान हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि 2 ऐसा चॉइस है जिसमें रिंग को बढ़ा दिया है। और हम लोग जानते हैं कि ज़्यादा रिंग मतलब ज़्यादा कार्बन का रिंग मतलब टेंशन कम है उसके पास। तो 4 कार्बन के साइकिल से 5 कार्बन का साइकिल ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब है कि इसमें रिंग का एक्सटेंशन हुआ होगा। तो ए और बी आंसर तो गलत हो जाएगा, ए और बी गलत हो गया। हम जो प्रोडक्ट बनाए वहाँ से तो मैच कर जा रहा था बी, लेकिन देख रहे हैं कि चॉइस में जो है तो 5 कार्बन का भी साइकिल दिया हुआ है। इसका मतलब निश्चित है कि रिंग का एक्सटेंशन हुआ होगा। तो पहला दूसरा जब हटा दिए तो 2 चॉइस बच रहा है हमारे पास। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, अब इसके बाद क्या हम लोग कर सकते हैं इसमें। तो इसका रिंग एक्सटेंशन करना है। तो रिंग एक्सटेंशन करने के लिए जब हिट करेंगे तो ये ब्रोमाइड आयन देखिए यहाँ से हटेगा। तो Br- को जब यहाँ से हटाइएगा तो फिर से हमारे पास देखिए इस तरह का कंडीशन मिला। प्लस चार्ज देखिए यहाँ पर आ गया। अब रिंग एक्सटेंशन करने के लिए ए बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करेंगे। ब्रेक करके मान लीजिए यहाँ पर इसको ऐड कर दीजिए। 5 कार्बन का कंपाउंड बना। अब देखिए एक जगह प्लस चार्ज है और 2 जो है हमारे पास अभी भी देखिए कंडीशन है। टोटल कार्बन देखिए 4 तो रिंग में था, यहाँ पर 1 2 3 था, 5 ले लाए अगर यहाँ तो 1 2 3, यानी कि इसको जो है तो हमको शिफ्ट करना होगा। देखिए इस टाइप का कंडीशन यहाँ पर आया। अब देखिए स्टेबिलिटी बढ़ाना है अगर कार्बोकटायन का तो शिफ्टिंग करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 डिग्री हो चुका है, यहाँ पर जो है 2 डिग्री। तो प्लस चार्ज को हमको 3 डिग्री पर लाना होगा। अगर तो यहाँ से अगर मिथाइल शिफ्ट कर दिया जाए तो प्लस यहाँ आ जाएगा। ऐसा चॉइस मिल रहा है आपको, पहले चेक कीजिए। एक जगह जो है सो दिया हुआ है 3 डिग्री, 1 2 3। तो स्टेबिलिटी के आधार पर अगर देखिए इसको तो एक 2 डिग्री ब्रोमाइड है, एक 3 डिग्री ब्रोमाइड है। तो 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री। यानी कि यहाँ से एक काम आप कर सकते हैं कि इसको 1 मिथाइल शिफ्ट करा दीजिए। 1 मिथाइल शिफ्ट अगर करा दिया जाए तो देखो 1 मिथाइल को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे ऐसे। तो मिथाइल शिफ्ट कराने के बाद कुछ इस तरह का कंडीशन दिखेगा।
1 2 3 4 था, प्लस चार्ज देखिए यहाँ आ गया। अब ब्रोमाइड आयन अगर अटैक करता है तो ब्रोमाइड को यहाँ आना चाहिए। तो ब्रोमाइड जब यहाँ आएगा तो प्रोडक्ट देखिए इस तरह से दिखाई देगा। अब Br मिथाइल, तो ऐसा चॉइस जो होगा वही आपका आंसर होगा। पहला दूसरा कट चुका था, तीसरा देखिए सी को अगर देखिए तो इस टाइप का कंडीशन नहीं मिला। मिथाइल के पास ब्रोमीन है, मिथाइल के पास ब्रोमीन है, यानी आंसर इसका जो है सो डी हो जाएगा करेक्ट आपका। कैसे रिएक्शन हुआ देखिए, ऊपर से हम लोग पूरा चेक कर लिए, आंसर आपका डी आ रहा है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर था, स्टेबिलिटी वाला ही क्वेश्चन है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपको क्वेश्चन देखिए एल्डिहाइड का दिया हुआ है, तो तुरंत दिमाग में सोचेंगे कि एल्डिहाइड का कौन कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। एक कंपाउंड दिया, उसका कैटालिटिक कैशियन से रिएक्शन कराया है, इसके बाद पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ रिएक्शन कराया, तो प्रोडक्ट पी क्या होना चाहिए। तो इतना बात आप जानते हैं कि जब पीसीसी यूज होता है, मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कमज़ोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो अगर मान लीजिए कि एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा सकता है, पीसीसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके जो है तो हम लोग एल्डिहाइड तक ही पहुंचते हैं इसके द्वारा। तो इतना तो निश्चित है, पीसीसी देख करके हम लोग जान रहे हैं कि भाई एल्डिहाइड से आगे नहीं बढ़ना है। ऊपर में है कैटालिटिक कैशियन, पोटेशियम साइनाइड। एल्डिहाइड में कैशियन यूज किया, तो कैशियन क्या चीज़ है, एसिड है कि बेस है, ये प्लस सोचना होगा। तो पोटेशियम साइनाइड एसिड है कि बेस है, ये जानने के लिए इसमें वाटर डालेंगे अगर, कैशियन प्लस H2O, तो देखिए प्राप्त हो जाएगा हमको KOH और HCl। KOH स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा और HCl वीक एसिड, यानी सॉल्यूशन हो गया हमारा बेसिक। अब बेसिक मीडियम में एल्डिहाइड का जब रिएक्शन होता है उसको कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन, क्योंकि बेंजीन दिया हुआ है। एल्डोल कंडेंसेशन पढ़े होंगे, तो बेंजीन का रिंग दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर बेंजोइन कंडेंसेशन होगा। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि बेंजोइन कंडेंसेशन कराएंगे, बेंजोइन कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन में आप पढ़े थे कि वैसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन न हो, आपस में कंडेंस करके बेंजोइन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो दिया हुआ इसका 2 मोल लेना होगा, 2 मोल इसका यूज कर लीजिए। जो कंपाउंड दिया हुआ है इसका 2 मोल यूज करेंगे हम लोग। इस तरह से 2 मोल ले लेना है। अब दोनों मोल को आपस में जब जोड़ेंगे तो क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, तो एक का H दूसरे के O के पास शिफ्ट करना है। देखिए यहाँ से H को उठा करके इसके पास शिफ्ट करेंगे, ये बॉन्ड आकर के यहाँ से जुड़ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट हमारा बनना चाहिए इस तरह से। यहाँ बच गया CO, यहाँ से आकर के जुट गया ये, H चला गया है यहाँ। देखिए कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। तो जैसे ही कैटालिटिक कैशियन यूज किए यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। जब यहाँ तक पहुँच गए तब चॉइस अब थोड़ा सा देख लेंगे। तो पहला चॉइस जब देख रहे हैं हम लोग,
तो फर्स्ट चॉइस में ही नज़र आ रहा है कि ये प्रोडक्ट बन गया, लेकिन दूसरा पीसीसी भी तो यूज किया है। तो जब इसमें हम लोग पीसीसी यूज करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो अल्कोहल को एल्डिहाइड में या कीटोन में बदल सकता है। तो यहाँ देखिए अल्कोहल जो ग्रुप है ये बीच में इसलिए कीटोन बन जाएगा। तो लास्ट आंसर हमारा देखिए ए आना चाहिए। यहाँ पर तो CO है ही, अल्कोहल बदल गया कीटोन में, देखिए ए आंसर होना चाहिए। तो ए आंसर कहाँ पर आपका है चेक कीजिए। बी में ऐसा ही दिख रहा है, सी में भी ऐसा ही दिख रहा है। बी में ऐसा नहीं है क्योंकि तो क्लोरीन हटा दिया है, बी कट गया आपका, बी काट दीजिए, ए काट दीजिए। सी देखिए दिख रहा है बिल्कुल जो प्रोडक्ट बना है, सी सही हो जाएगा। अब जरा डी को देख लीजिए, डी में क्या दिखाता है, डी में OH है, भी कट गया। तो जब हम लोग रिएक्शन को कराए आंसर पता चल गया कि कौन आंसर होना चाहिए। पहले हम लोग बेंजोइन कंडेंसेशन करा दिए, ये देखे कि भाई जो रिएजेंट दिया हुआ है वो बेसिक कंडीशन है, बेसिक कंडीशन में कंडेंसेशन हो गया। अब पीसीसी देख करके ये जान गए कि अल्कोहल ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन तक ऑक्सीडाइज हो सकता है। दोनों काम किए, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए, एक सबस्ट्रेट दिया हुआ है ए, उसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि ये बन जाए प्रोडक्ट। तो पहला कंडीशन में देखिए पीसीसी दे दिया, मतलब अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके बनाया होगा एल्डिहाइड या कीटोन। दूसरा केसीएन से रिएक्शन कराया है, तो केसीएन के साथ रिएक्शन कराते हैं हम लोग, तो हैलाइड को जो है बदलते हैं साइनाइड में। और तीसरा में हाइड्रोलिसिस कराया है, तो साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से बनता है एसिड, और एसिड को फिर हीट भी कर दिया, तो हीट करने से बन जाएगा ईस्टर। मतलब सारा कंसेप्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पहला जो पीसीसी है, यहाँ से हम लोग जान गए कि अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा। तो देखिए कि अल्कोहल कहाँ कहाँ मौजूद है। तो फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में, तीनों में अल्कोहल है। तो तीनों में से कोई हो सकता है, लेकिन चौथा नहीं होगा। एक कट गया, एक काट लिए आप। अब तीनों के बारे में सोचना है हमको। अब दूसरा देखेंगे केसीएन। तो केसीएन वहीं रिएक्शन करेगा जहाँ हाइलाइट होगा। तो देखिए हाइलाइट दो जगह है, पहला चॉइस में और दूसरा में हाइलाइट दिया हुआ है, यानी बी भी कट गया, बी में हाइलाइट है ही नहीं। अब दो ही बच रहा है, दो ही में से आंसर होगा। तो अगर हम लोग मान लीजिए कि ए को अगर चुनते हैं, तो ए को चुनने के बाद देखिए क्या क्या कंडीशन होगा। यहाँ से तो बदल जाएगा ये इस तरह से, देखिए इतना, तो ए यहाँ बदल गया होगा कीटोन में। जैसे ही पीसीसी डाले ये इतना बन गया। अब केसीएन डालिएगा तो ब्रोमीन को हटाएगा। केसीएन जब इसमें यूज किया गया तो यहाँ से ब्रोमीन को हटा देगा, KBr और CN आ जाएगा, यानी ए आना चाहिए था। यहाँ पर CN। अब इसको हाइड्रोलाइज किए H3O+ के साथ, तो इसको एसिड में बदलना चाहिए। देखिए इतना बात आया। अब इसको हिट किया तो ए हो जाना चाहिए। हिट करने से क्या होगा, हिट अगर इसको कीजिए तो साइक्लाइज होगा ये। तो देखिए ए मिथाइल है, दो मिथाइल यहाँ है ही, ए कार्बन, देखिए ईस्टर में बदल गया, यानी कि ए हो सकता है। ज़रा सी को चेक कर लीजिए, सी में क्या कंडीशन हो रहा है। तो सी में तो ऐसे ही नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक ही मिथाइल ग्रुप है, हमको यहाँ दो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सी भी कट गया। आपका आराम से आंसर मिल गया कि ए होना चाहिए इसका क्वेश्चन का आंसर। तो थोड़ा सा पेन चलाइएगा क्वेश्चन पेपर में, जो कंडीशन दिया हुआ है आपको प्रोडक्ट जो है सब मिलता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा एफर्ट डालिए, आंसर पकड़ा जाएगा कौन सा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
19 नंबर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, मैच करने के लिए आया। कॉलम दिया हुआ है 1 और 2, एल्युमिनियम, आयरन, सिलिकॉन और कॉपर, 4 जो है एलिमेंट इधर दिया हुआ है, उधर मैच करना है। इलेक्ट्रोलिसिस, रिवर्बरेटरी फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस, जोन रिफाइनिंग, ये मेटलर्जी का क्वेश्चन है। तो आप लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग उस एलिमेंट, उस मेटल के लिए करते हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो। जो रिएक्टिव मेटल है उसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस से। और मेटलर्जी में आप लोग एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन पढ़े होंगे। एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन किए थे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस मेथड द्वारा, हाइवर्थ प्रोसेस नाम था उसका। तो एल्युमिनियम का इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा अगर, तो एक का तो पहला हो जाएगा, एक का पहला एक ही गो में है। तो अगर एक ही गो में अगर देखिएगा तो पहला सही नज़र आ रहा है, लेकिन और भी चेक कर ले रहे हैं। आयरन हम लोग निकाले थे ब्लास्ट फर्नेस से, तो बी का थर्ड होना चाहिए, पहला में बी का थर्ड है ही। कॉपर जो है रिवर्बरेटरी फर्नेस से निकलता है, डी का दूसरा, यानी सारा देखिए कंडीशन ए में ही मैच कर गया, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रोलिसिस से एक्सट्रैक्शन होगा, कॉपर रिवर्बरेटरी फर्नेस से निकलता है, आयरन ब्लास्ट फर्नेस से निकलता है, और सिलिकॉन जो है मेटालॉइड है, इसको प्यूरिफाई करते हैं 99.99% प्यूरिफाई करना है बोरोन और सिलिकॉन का जोन रिफाइनिंग से। तो जोन रिफाइनिंग से सिलिकॉन का प्यूरिफिकेशन हो गया। तो एक्सट्रैक्शन और प्यूरिफिकेशन मिला करके मैचिंग करने के लिए दिया हुआ था। तो मेटलर्जी चैप्टर देखिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। कभी क्वेश्चन आपको ओर के बारे में पूछ देगा, कभी एक्सट्रैक्शन के बारे में पूछ देगा, कभी प्यूरिफिकेशन के बारे में पूछेगा। तो 3 टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो इसको अगर तैयार कीजिए, देखिए एक क्वेश्चन सही होने की संभावना है। 4 नंबर आपका ग्रेस में मिलने वाला चैप्टर है, आसान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का देखिए आया है। क्वेश्चन कहता है कि 5 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व्ड इन वाटर टू गेट 450 ml solution. What volume of the solution is required? What volume of solution is required to prepare 500 ml of 0.1 molar NaOH solution? ठीक है, जो कंडीशन दे रहा है उसको ध्यान से देखिए। 5 ग्राम NaOH दिया हुआ है, जिसको डिजोल्व किया वाटर में, कितना बनाने के लिए, तो 450 ml सॉल्यूशन बनाया है। तो सबसे पहले इसका जो है हम लोग मोलारिटी निकाल लेते हैं। तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml या cc। ये मोलारिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो इसमें सॉल्यूट हो गया। NaOH का वेट देखिए दिया हुआ है 5, मॉलिक्यूलर वेट जोड़िए 23, 16 और 1 17, 17 और 23 40 ग्राम हो गया, इंटू 1000, वॉल्यूम बना दिया है 450। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो देखिए आ जा रहा है 25/90। इतना मोलर जो है ये सॉल्यूशन हमको प्राप्त हो रहा है। 5 ग्राम NaOH को अगर 450 ml वाटर में डिजोल्व कर दिया जाए तो उसका मोलरिटी आ रहा है 25/90 मोलर। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH। तो अब हम न्यूट्रलाइजेशन का कंडीशन लगाएंगे। फॉर न्यूट्रलाइजेशन
तो न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन कहता है कि M1V1 इजकल टू M2V2, माने फर्स्ट कंडीशन का स्ट्रेंथ इजकल टू सेकेंड कंडीशन का स्ट्रेंथ, दोनों का स्ट्रेंथ इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मोलारिटी तो आ गया 25/90। अब इसका कितना वॉल्यूम हम लोग यूज करें कि स्ट्रेंथ हो जाए 0.1 मोलर और वॉल्यूम हो जाए 500, दिया उतना लाना है। इसको सॉल्व कर दीजिए, V1 निकालना है तो नीचे आ जाएगा, यानी V1 इजकल टू 0.1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई, ये उलट भी गया 90/25 आ जाएगा ऐसे, यानी कि 180 देखिए आ रहा है वॉल्यूम। 180 मिलीलीटर अगर ले लेंगे तब हमारा जो है सो रिक्वायर्ड कंडीशन मिल जाएगा। तो चॉइस नहीं दिया हुआ है, सॉल्व करके बताना था कि कितना जो है आपका वॉल्यूम यूज करना होगा जो सॉल्यूशन प्राप्त हुआ है। तो देखिए फिजिकल का बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ था, इनऑर्गेनिक का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑर्गेनिक में कुछ क्वेश्चन है, अगर मैकेनिज्म आप ढंग से प्रैक्टिस कीजिएगा घर पर, रिएक्शन कैसे होता है ये अगर हाथ चलाइएगा कॉपी पर तो बहुत इजीली जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए आपको जो रिएजेंट पढ़े हैं 11th में तो बहुत कम है, 12 में मेजर प्रोडक्ट दिया हुआ है, रिएजेंट रखिए दिमाग में आप रखिए, और रिएक्शन का मैकेनिज्म, कार्बोकटायन, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी कैसे होता है, ये अगर दिमाग में रखते हैं तो क्वेश्चन को इजीली जो है सो आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं। और केमिस्ट्री जो है सो सबसे स्कोरिंग पेपर माना जाता है इंजीनियरिंग के लिए। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी एग्जाम में यही होना चाहिए कि पहले केमिस्ट्री, फिजिक्स, लास्ट में मैथ करना होगा, तब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कीजिएगा। तो बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट अटैम्प्ट आप जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो ये सब कंडीशन को दिमाग में रखिएगा और बहुत अच्छा से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।